साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करने वाला हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेके। क्लियर है साथियों? एक बेल एप्लीकेशन जो है मूव होती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और ये एप्लीकेशन जो है कोर्ट स्वीकार करता है 30/8/2024 को। मामला यदि आप सुनेंगे तो बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि अक्यूज़ के खिलाफ सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120B IPC की FIR है। इसके अलावा सेक्शन 7A, 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी जोड़ दिया गया है, और सेक्शन 201 IPC का भी है। करीबन 12 करोड़ का स्कैम है, मल्टीपल FIR है, उसके बाद भी एंटिसिपेटरी हो गई। तो क्या था ऐसा तुरुप का इक्का डिफेंस के पास जिससे उसको सहायता मिली? और जब भी हम बेल मूव कर रहे हैं, खासकर पंजाब जोन में या डिफरेंट जोन में, तो हमें किन किन बातों का विशेषतः ध्यान रखना है वाइल मूविंग द एंटिसिपेटरी बेल, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर डीलिंग द केस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। साथियों, इस मामले में एक FIR जो है दर्ज होती है जिसमें यह आरोप है कि एक अकाउंट जो है ओपन होता है पोस्ट ऑफिस में थ्रू एजेंट, और उस अकाउंट में जो है 22 लाख रुपए जमा किए जाते हैं। सब्सिक्वेंटली इसी जानकारी कंसर्न परिवादी को होती है कि ये अमाउंट जो है वो निकाल लिया गया है, ये अमाउंट जो है वो हो गया है मिस एप्रोप्रिएट बाय द कंसर्न एजेंट, और इस केस में कई ऑफिशियल्स जो कि पोस्ट ऑफिस के हैं ये कॉन्स्पिरेसी किए हुए हैं विद द एजेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, FIR दर्ज हुई सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120B IPC में, 7A सेक्शन 13(1)D PC एक्ट में, और सेक्शन 201 IPC में। जब FIR दर्ज हुई तो कंसर्न अकाउंट्स के रिकॉर्ड को जो है प्राप्त किया गया। कंसर्न जो सिग्नेचर हैं कंप्लेनेंट के, जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मिसमैच पाए गए। इसके अलावा इस संबंध में जो CFSL है उसकी रिपोर्ट भी जो है प्राप्त की गई। जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डिटेल्स को भी जो है ऑब्टेन किया गया, और इन द मीनवाइल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टिगेशन को और शार्प किया गया, क्योंकि ये एक सामान्य मामले नहीं थे। इन मामलों में जहां पर एक सरकारी विभाग जो कि आपकी मनी को सेव करने से जुड़ा हुआ है, उस विभाग से जुड़कर और उसके जो ऑफिसर्स हैं उनसे जुड़कर और उनसे कॉन्स्पिरेसी करते हुए अल्टीमेटली जो आम जन है उसके पैसों को एम्बेजल कर लिया गया। इन व्यवस्थाओं से अफेक्ट क्या होता है? एक आम इंसान वो बैंक में जा रहा है या वो जा रहा है पोस्ट ऑफिस में अपनी मेहनत की कमाई जमा कराने, और ऐसे लोग जो कि साठगांठ किए हुए हैं या जिन पे आरोप हैं वो उनकी कमाई जो है वो उड़ा रहे हैं और उसको मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उसको एम्बेजल कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ऐसे गंभीर आरोपों में तो सुप्रीम कोर्ट की विशेषता गाइडलाइंस हैं कि दे आर द सीरियस इकोनॉमिक क्राइम्स अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री एंड द बेल शुड नॉट बी इंक्लाइंड। कई जजमेंट जो है आपको नेट से मिल जाएंगे, और काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है कोर्ट इस तरह के मामलों में। साथियों, यहाँ पर फैक्ट्स ये भी थे कि सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अप्रूवल भी जो है ले लिया गया, और एक प्राइम अक्यूज जो था उसका नाम था रोशन लाल, उसको अरेस्ट किया गया। उसने कन्फेस किया कि हमसे गलती हुई है और हमने ये पैसा जो है निकाला है और इसको हमने मिसएप्रोप्रिएट किया है। उसके बेसिस पर जो जोगिंदर है उसको जो है गिरफ्तार किया गया। जोगिंदर जो है ये एप्लीकांट का सन है। इसने ये कन्फेस किया कि मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी वाइफ जो है कंसर्न पोस्ट ऑफिस के एजेंट हैं, और ये यूजुअली जो है विजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, इनको कमीशन मिलता है इनके काम के लिए, और इनके पास कई बैंक की पासबुक, कई पोस्ट ऑफिस जो है उनकी पासबुक, और इसके अलावा जो स्टैम्प हैं पोस्ट ऑफिस के वो भी जो है रखे हुए हैं। और इसका ये भी कहना था कि ये पूरा का पूरा जो स्कैम हुआ है इसमें ये सब लोग भी जो है शामिल थे हमारे साथ में, और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये अमाउंट जो है एम्बेजल किया गया। अब पुलिस का टास्क क्या था कि जो ये कंसर्न लेडी हैं और जो कंसर्न अदर पर्सन हैं उनको अरेस्ट करना। इन द मीनवाइल जो है जो ये रोशन लाल है इसकी डेथ भी हो गई। पुलिस जो है जब पकड़ना चाह रही थी कंसेंट एप्लीकांट को, तो इसने मूव करी एंटिसिपेटरी बेल, जो ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी। ये लेते हुए कि मामला जो है गंभीर है। ये लेडी जो है फिर मूव हुई हाई कोर्ट में, और सबसे बड़ा प्राइम अटैक था स्टेट की एजेंसी का कि इस मामले में बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं, जो फैक्ट्स रिवील हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे यह मालूम पड़ता है कि यह एक सिंगल स्कैम नहीं है, मल्टीपल स्कैम है, और इस मल्टीपल स्कैम में मल्टीपल FIRs हैं, और कुछ कंप्लेंट में तो अभी तक जांच ही नहीं हुई है, अभी तक FIR दर्ज होना उनमें बाकी है। करीबन 25 से 30 कंप्लेंट्स हैं। अगर ऐसे मामले में बेल दे दी गई जहां पर ह्यूज फाइनेंशियल लॉस है, सरकार को जो है नुकसान पहुंचा है, और इनोसेंट पर्सन्स जो हैं बर्बाद हुए हैं, और करीबन ये स्कैम है 12 करोड़ से ऊपर का, तो वहां तो बेल देनी ही नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूँ यहाँ तक की स्टेज तक कि जब भी हम बेल को मूव कर रहे हैं, बेल को आर्ग्यू कर रहे हैं, तो सिंपल ये कह देने से कि मुझे बेल दे दो, बेल मिलेगी नहीं, और सिंपल ये कह देने से कि बेल खारिज कर दो, बेल खारिज होगी नहीं। बेल बेसिकली इंडिकेशन है कि जो आपकी लाइफ है, जो आपकी लिबर्टी है, उसको कर्टेल किया जाए या नहीं किया जाए।
बेल के टाइप्स भी जो है बहुत सारे हैं, क्योंकि बेल का कॉन्सेप्ट अलग है इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस और बेल का कॉन्सेप्ट जो है अलग है इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में यू माइट मूव फॉर रेगुलर बेल बिफोर मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट बेल नहीं लेता है तो यू माइट मूव फॉर फर्दर बेल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस, वहाँ से बेल नहीं मिलती है तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, क्लियर है। पर अगर जहाँ स्पेशल ऑफेंस है तो वहाँ सेम कोर्ट में जो है बेल लगती है जो आपकी जो है ट्रायल हो रही है। चूँकि ये मामला एंटी करप्शन का है तो यहाँ पर अगर ये व्यक्ति या ये महिला गिरफ्तार होती तो उसकी बेल कहाँ लगती, उस कोर्ट में जहाँ ट्रायल इसकी होनी थी, मीन्स स्पेशल कोर्ट फॉर एंटी करप्शन केसेस में, क्लियर है। तो ये जो कंसर्न लेडी है जो ये मूव हुई हाई कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले इनका कोर्ट्स में ये कहना था कि ये जो सारे एलिगेशंस हैं ये एलिगेशंस फॉल्स हैं, मेरा इससे कोई भी कंसर्न नहीं है, मैं इसकी बेनिफिशियरी नहीं हूँ, मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक तत्व नहीं है, स्थितियाँ नहीं है, और सिंगल बार्ड एलिगेशन पे कन्फेशन नोट्स पे मुझे पार्टी नहीं बनाया जा सकता। और इसके अलावा कंसर्ट जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या जो विजिलेंस ब्यूरो है उनका यह मत है कि मेरा कस्टोडियल इंट्रोगेशन तो नहीं चाहिए, बट मेरे से जो है पूछताछ नहीं है। अगर पूछताछ करनी है तो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के लाइट में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इवन द बेल इज़ ग्रांटेड, आप मुझसे जो है पूछताछ कर सकते हो, मैं जो है कोऑपरेट करूंगी, मैं कहीं भागूंगी नहीं, मैं रेडी विलिंग हूँ टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। और अल्टीमेटली इन सब स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने बेल को ग्रांट कर दिया कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। बट जब बेल ग्रांट करी तो उसमें कुछ बातों को लिख दिया कि आप अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप जो है अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना आधार नंबर जो है प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे, जो भी कंडीशंस इंपोज होंगे उसको कंप्लाई विद करेंगे। और एक सेक्शन 27 IEA के तहत अगर कोई जानकारी चाहिए आपसे तो उसमें आप कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन दिए गए कंसर्न एजेंसी को कि आप थर्ड डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, आप कोई इंडस्ट्रियल लैंग्वेज, आप कोई इनह्यूमन लैंग्वेज जो है यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इसका जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट करेंगे। बट ये जो ऑर्डर है समग्र रूप से हमें सिखाता है 10 महत्वपूर्ण बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर मूविंग फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। आप एक बात समझिएगा कि जब आप मूव कर रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो इट मीन्स यू मस्ट बी डैम श्योर कि जो फैक्ट्स अब आप प्लीड करेंगे वो होने चाहिए बिल्कुल अनकॉन्ट्रोवर्टेड, क्लियर है। अगर जहाँ भी कॉन्ट्रोवर्सी कोर्ट को दिखी और कोर्ट को आपका इन्वॉल्वमेंट दिखा या कोर्ट को दिखा भी कंप्लेंट रीजनेबल है बट यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्लेम, इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। क्लियर हो गया जी आपको। तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि जो भी आप पर आरोपित अपराध हैं उसमें सज़ा कितनी है, सबसे पहले अपने को वो आइडेंटिफाई करना है। जहाँ तक बात एंटी करप्शन के अपराधों की है तो उसमें मैक्सिमम जो अपराध है उसमें सज़ा जो है वो 7 साल की है, क्लियर है। तो मैं आपको यूजुअली गाइड करता आ रहा हूँ, पुनः गाइड कर रहा हूँ कि वहाँ पर 41 है CRPC का, जो अब हो गया है 35 BNSS का लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं देना तो विशेष कारण होना चाहिए प्रोसिक्यूशन के पास में। कई बार ये कहते हैं कि साहब हमको रिकवरी करनी है, तो ये भी ग्राउंड नहीं है, ऑफेंस सीरियस है, ये भी ग्राउंड नहीं रिफ्यूज़ करने का। बेसिकली अक्यूज क्या कोऑपरेट नहीं कर रहा आपको, भाई आप उसको नोटिस दे रहे हो वो आ नहीं रहा तो मानते कि केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन है। जब आप नोटिस दे ही नहीं रहे हो देन हाउ यू कुड अज्यूम दैट ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग। तो जो यूजुअल ऑफेंसेस हैं तो उस सिनेरियो में 41A CRPC का लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इट इज़ ऑल्सो गुड ग्राउंड टू मूव फॉर एंटीसिपेटरी बेल। दूसरी बात यह है कि कई बार सेक्शन होते हैं फॉर्जरी के जहां पर LI तक पनिशमेंट है, तो उस सिनेरियो में आप एंटीसिपेटरी मूव करेंगे इस ग्राउंड पे कि सब 41A नहीं मिला या 35 सब क्लॉज 3 BNSS नहीं मिला तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो वहां पर बेटर रेमेडी है टू मूव फॉर क्वैशिंग। तो कई बार ऐसा भी ऑर्डर होता है कि कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकता है एजेंसी को नॉट टू टेक एनी कॉर्सिव एक्शन। तीसरी बात, जब आप मूव कर रहे हैं इधर क्वेश्चन के लिए या एंटीसिपेटरी के लिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सबसे पहले रिपोर्ट को कोट करें, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उसको कोट करें, और FIR में खामियां क्या दिखती है आपको अपेरेंटली, क्योंकि कॉलम होते हैं बहुत सारे शुरुआत में, उसमें कमियां होती हैं। कई बार अपराध घटित कब हुआ ये तक स्पेसिफिक नहीं होता है, अपराध के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ नहीं होती हैं, जानकारी सामान्य होती हैं। अगर एलिगेशन सामान्य है ओमिनी बसे तो वहाँ पर आप फ़ायदा ले सकते हो। क्लियर हो गया आपको। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका स्टैंड है बेल में वो क्लियर होना चाहिए। कई बार हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा कहता हूं कि ज्ञापन देना सीखो, मेमोरेंडम देना सीखो अथॉरिटीज़ को। मेमोरेंडम नहीं दोगे यू वुड बी इन द हॉट वाटर्स। क्लियर हो गया आपको। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या है, प्रीवियसली आपने इस तरह क्राइम करे हैं या नहीं करे हैं, आप हैबिचुअल है या नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। छठी इंपॉर्टेंट बात यह है कि FIR में जो भी एलिगेशंस हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। कई बार ऐसे एलिगेशन भी जो फॉल्स होते हैं, सीधे एलिगेशंस नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एलिगेशंस को बनाया जाता है जस्ट टू इम्प्लीकेट यू, तो उसको आइडेंटिफाई करें। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, आपका रोल कब आया और कितनी देर बाद शुरू हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वाला IO चेंज हो गया, नया IO आ गया तो उसने आपको इन्वॉल्व करने की जो है कोशिश करी है। आठवीं इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विटनेस के बयान चेंज करके भी मैनिपुलेशंस किए जा रहे हैं, उसको भी जो है रूल आउट करें। नवीं इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप IO से मिलना जा रहे हैं, डर है तो आप उसको अपना ज्ञापन ईमेल
से, आप व्हाट्सएप से जरिए वकील भेज सकते हैं, लगता है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो एक सन्नी बिस्वाल का जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का, जजमेंट है 19/8/2024 का, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और 10वां इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपके आर्गूमेंट है इट मस्ट बी स्टैटिक, क्योंकि बेल का मतलब ये नहीं कि आप केस से बरी हो गए, बेल मीन्स वेदर यू विल कॉपरेट और नॉट, पर जो भी एलिगेशंस आपके खिलाफ हैं तो उस कंडीशन में इसको रिब्यूट करना है, ये शो करना है कि कंप्लेंट अनरीजनेबल है, और इसके अलावा ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन में आप स्थिति बताने के लिए बाध्य नहीं हो सकते जो आपके खिलाफ पड़ी जाएंगी, और दैट में अमाउंट टू इंक्रिमिनेशन डिस्क्लोजर। क्लियर है? पुलिस को जांच करनी है, जांच कर ले, पुलिस जांच में असफल है तो वो पुलिस जाने, बट दे कुड नॉट कंपेल यू टू डू द सेम। अगर वो आपको कंपेल करते हैं कि आप कन्फेस करो, इन द मीन वाइल आपको हर्ट कॉज करते हैं, तो आप सेक्शन 120(b)(n)(s) का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो चीज़ छोटी है, अगर आप समझेंगे तो फायदा होगा, नहीं समझेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।